कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विजय ठाकुर कुमुद की तरफ बढ़ते हुए बोले, बहुत अकड़ है तुझ में और तेरे पति में, आज दोनों की अकड़ अपने कदमों तले रख दूंगा। सूर्यनारायण ठाकुर बोले, अपनी जबान को लगाम दो विजय, गुस्से और लालच में तू अंधा हो गया है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे जो भी हो, अब रिश्ते में वो तुम्हारी बहू लगती है। विजय ठाकुर हंसते हुए बोला, अरे वाह, आज मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे हो। और जो खुद इसकी वीडियो बनाकर शशांक को ब्लैकमेल किया था, तब ये ज्ञान कहाँ गया था। ये सुनते ही सूर्यनारायण ठाकुर और वीर ठाकुर अपना सर झुका लेते हैं। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से अब पछताने के लिए मौका नहीं मिलने वाला था। लक्ष्मी देवी ये सुनते ही गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे ये सोचा नहीं था। अच्छा किया है शशांक तुम लोगों के साथ, मुझे तो लगता है तुम लोगों को इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। शैलजा ठाकुर बोली, बहुत जबान चलने लगी है तेरी बुढ़िया, चुप कर, नहीं तो इस उम्र में अगर कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर किसी काम की नहीं रहेगी। लक्ष्मी देवी बोली, तू तोड़ेगी मेरी हड्डी, लाज शर्म के साथ तहजीब भी बेच कर आई है। शैलजा गुस्से में दादी पर हाथ उठाती हैं, उससे पहले ही दादी उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाते हुए, देसी घी खाकर इस उम्र में पहुंची हूँ, मुझसे दूर रहो वरना तेरी ये डाइट वाली फिगर एक झटके में तोड़कर रख दूंगी। विजय ठाकुर बोला, बहुत ज़्यादा तरफदारी हो रही है इस कल की आई हुई लड़की की, अभी बताता हूँ मैं, जब ये कुछ देर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। कुमुद विजय ठाकुर और सूर्यनारायण ठाकुर के बीच हुई बातों को सोच रही थी। जब कल शादी होकर आई थी, तब अरुण ने सूर्यनारायण ठाकुर से भी कुछ ऐसी ही बात की थी। अब ये सारी बातें कुमुद के दिमाग में घूमने लगी थी। ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जोड़ते हुए, मतलब शशांक को इन लोगों ने मजबूर किया था, लेकिन किस चीज़ से वो मजबूर हो सकता है। अभी ये लोग कौन सी वीडियो के बारे में बोल रहे थे। अभी वो सोच में डूबी थी। तभी विजय ठाकुर का हाथ उसके दुपट्टे की ओर बढ़ता कि तभी अचानक से उस हाल में धड़ाधड़ 10-15 बॉडीगार्ड आकर विजय ठाकुर को पीछे करते हुए कुमुद को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। कुमुद होश में आते हुए उन लोगों को देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी एक बॉडीगार्ड विजय ठाकुर की तरफ बढ़ते हुए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया मिस्टर ठाकुर, एक बार ये सब सोचने से पहले अंजाम तो सोच लेते। विजय ठाकुर के साथ बाकी सब भी हैरान हो गए थे। विजय ठाकुर बोला, कौन हो तुम लोग। बॉडीगार्ड बोले, ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, अब ज़रूरी ये है कि तुम अपनी दुर्गति के बारे में सोचो। फिर कुमुद की तरफ देखते हुए बोले, मैम प्लीज़ आप कमरे में जाएं, सर का ऑर्डर है। कुमुद अब तक खुद को संभाल चुकी थी, वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, सब लोग सामने से हटो। बॉडीगार्ड बोला, नो मैम, हम सर के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उन्होंने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है। कुमुद बोली, मैंने कहा सामने से हटो। तभी बॉडीगार्ड के कानों में ब्लूटूथ से आवाज़ आती है, जो वो कह रही है वो करो। सारे बॉडीगार्ड सामने से हट जाते हैं। कुमुद विजय ठाकुर को देखती है। कुछ देर पहले कही गई उसकी सारी बातें कुमुद के कानों में गूंज रही थी। कुमुद बोली, दादी आप मंदिर में जाइए, आपके पूजा का वक्त हो रहा है। वो एक बॉडीगार्ड को इशारा करती है, वो लक्ष्मी देवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इतना शोर सुनकर सुलोचना ठाकुर भी कमरे से बाहर आ गई थी और वो कॉरिडोर में रेलिंग पकड़े हुए नीचे देख रही थी। कुमुद की आंखों में एक आग से जलने लगी थी, वहाँ का ऑरा भयानक प्रतीत होने लगा था। कुमुद की एक एक बढ़ते कदम वहाँ खड़े सारे लोगों के बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। कुमुद आगे बढ़ते हुए विजय ठाकुर को खींचकर एक थप्पड़ मारती है, जिससे वो गुस्से में फुफकार उठता है। लेकिन उससे पहले कुमुद उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ देती है और एक कट की आवाज़ से उसका हाथ टूटकर लटक जाता है। पूरी हवेली में एक भयानक चीख सुनाई दे जाती है। सारे नौकर कांप रहे थे। कुमुद का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया था, आंखें गुस्से से लाल होकर धधक रही थी। वो विजय ठाकुर का गला पकड़कर नीचे पटकते हुए, ना ये महाभारत का युग है और ना रामायण का, जिसमें औरतें अपने दोस्त का वेट करती हैं या पति का कि वो आकर उसको बचाएंगे। ये कलयुग है और इस कलयुगी की कुमुद हूँ मैं। अपनी तरफ उठने वाली गंदी नज़रों को निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है।
कहते हुए उसके सीने पर एक लाश जमा देती है। अरुण तो सोफे पर दुबक गया था। शैलजा जहाँ की तहाँ फ्रीज हो गई थी। वीर ठाकुर और सूर्यनारायण ठाकुर भी एक तरफ दुबके हुए थे। जाने कुमुद के आसपास कौन सी शक्ति महसूस हो रही थी जो उन्हें कांपने पर मजबूर कर रही थी। कुमुद एक लात विजय ठाकुर के पेट पर मारते हुए बोली, तुझे पता है रामायण में अगर सीता जी चाहती तो रावण उन्हें छू भी नहीं सकता था। हरण करना तो दूर की बात, महाभारत में द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई, वो सकती थी कि उसे हाथ लगाने वाला जलकर भस्म हो जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को कमज़ोर बनाया ताकि मर्दों को अवसर मिले आगे आकर खुद को बड़ा साबित करने का। लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी, लेकिन लोगों ने उन्हें कमज़ोर समझ लिया। आज तुझे पता चलेगा एक औरत के अंदर कितनी ताकत होती है। वो जब तुम जैसे मर्दों को पैदा कर सकती है तो उसे मिटा भी सकती है। वो विजय ठाकुर को उठाकर फिर से ज़मीन पर पटक देती है जिससे उसके कमर की हड्डी टूट जाती है। कुमुद उसे पीठ के बल पलटते हुए उसका दूसरा हाथ पकड़कर भी जोर से घुमा देती है। सारे बॉडीगार्ड आंखें फाड़े कुमुद को देख रहे थे। उनकी बोलती बंद हो गई थी। एक बॉडीगार्ड जिसके कानों में ब्लूटूथ लगा था वो उधर से किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। वो धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, सर, मैम को हमारे हेल्प की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने बेकार में ही हम लोगों को उनकी सुरक्षा में लगाया हुआ है। उधर से एक मुस्कुराती हुई आवाज़ आती है, मेरी मोहब्बत और मेरी पत्नी है, दुनिया से अलग तो होगी ही। आखिर ऐसे ही शशांक ठाकुर के दिल पर राज नहीं करती है। बॉडीगार्ड भी मुस्कुरा देता है। कुमुद एक नौकर को सरिया गर्म कर लाने को कहती है लेकिन नौकर डर के मारे हिलता नहीं है। ये सुनते ही कुमुद जोर से चिल्लाती है, मैंने कहा सरिया गर्म करके लाओ, नहीं तो इससे पहले तुम लोगों को ही खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही सोहन वहाँ से दौड़ते हुए किचन में चला जाता है। वो गैस जलाकर रोटी पलटने वाला चिमटा गर्म करने लगता है। बाकी सब कुमुद की बातें सुन और ज़्यादा डर गए थे। शैलजा रोती चिल्लाती हुई बोली, तुम ये क्या कर रही हो, प्लीज उन्हें छोड़ दो। कुमुद लात मुक्कों की बारिश करती हुई बोली, चिंता मत करो, ऐसे इंसान छोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन उससे पहले इसके ज़बान से निकले हर एक लफ्ज़ का दर्द इसे महसूस तो करना ही होगा। कहते हुए उसके शर्ट के कपड़े फाड़ देती है। फिर वो बॉडीगार्ड को इशारा कर उसके बाकी कपड़े भी निकालने को कहती है। विजय ठाकुर इस वक्त अर्ध बेहोशी की हालत में चला गया था। केवल उसे अपने शरीर पर होता दर्द महसूस हो रहा था। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। कुछ देर में सोहन चिमटा गर्म कर ले आया और कुमुद बिना देर किए उसके मुंह में घुसा दी। एक दिल दहलाने वाली चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। शैलजा ये देखते ही वहीं पर बेहोश हो गए। सुलोचना ठाकुर ने भी मुंह फेर लिया। लक्ष्मी देवी मंदिर में बैठे आंखें बंद किए हुए रो रही थीं। एक माँ होने के नाते तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया था कि जो बुरा करता है उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। वीर ठाकुर और सूर्यनारायण ठाकुर डर के मारे अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। ऐसा लगा कि ये चिमटा उनके मुंह में घुसा दिया गया है। अरुण तो पहले से ही आंखें बंद कर डर के मारे दुबका हुआ था। कुमुद चिमटा निकालते हुए बोली, इसी जबान से गंदे लफ्ज़ निकाले थे ना मेरे लिए, आज के बाद गंदे लफ्ज़ तो क्या तू एक शब्द तक भी नहीं बोल पाएगा। अब बारी तेरी इन आँखों की है जो औरतों पर गंदी नज़र डालती है। जैसे ही वो चिमटा उसकी आंखों में डालना चाहती थी तभी शशांक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कुमुद के गुस्से का लेवल और भी बढ़ जाता है। वो अपना हाथ झटकते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। शशांक उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए कुमुद को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कुमुद को ज़बरदस्ती अपनी बाहों में उठाए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुमुद गुस्से से चिल्ला रही थी लेकिन शशांक जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। बॉडीगार्ड विजय ठाकुर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी आगे बढ़कर रोकने की। कमरे में आकर शशांक कुमुद को नीचे उतारते हुए बोला, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। हम उसके किए की सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुमुद कुछ देर उसके चेहरे को देखती रहती है लेकिन जल्दी ही उससे छूटकर पीछे होते हुए बोली, कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कीजिए। शशांक बोला, दूर ही तो नहीं रहा जाता।
कुमुद, एक बार मेरी तरफ कदम बढ़ाकर तो देखिए, आप जैसी चाहेंगी मैं वैसा करूँगा। जो चीज़ आपको पसंद नहीं मैं उसे पलट कर भी नहीं देखूँगा। कुमुद बोली, अपनी बकवास बंद कीजिए। आपकी तरफ मेरे कदम बढ़े उससे पहले मैं अपाहिज होना पसंद करूँगी। ये सुनते ही शशांक जल्दी से उसके करीब आते हुए उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुमुद छूटने के लिए छटपटाने लगती है। शशांक नम आंखों से उसे देखे जा रहा था। कुमुद उसे जोर से धक्का देकर अपने आप से दूर करती है। शशांक बोला, आपको मुझसे दूर रहना है ना तो रहिए दूर, लेकिन आज के बाद ऐसे लफ्ज़ फिर अपनी ज़बान पर नहीं आने चाहिए। कहते हुए वो कमरे से बाहर चला जाता है। कुमुद वहीं नीचे बैठते हुए अपने पूरे शरीर पर हथेलियों से रगड़ते हुए बोली, मैं पागल हो जाऊंगी। पता नहीं इस शशांक ठाकुर में ऐसा क्या है जो उसके छूने से मुझे अजीब सा महसूस होने लगता है। वो अपने कमर, कलाई सभी जगह रगड़ रही थी। कुछ देर बाद फ्रस्ट्रेट होकर वॉशरूम में चली जाती है और शावर खोलकर नीचे बैठ जाती है। जैसे जैसे पानी उसके शरीर पर गिरता जाता है थोड़ी शांत होती है, लेकिन शावर बंद नहीं करती है। वो फिर से सारी बातें सोचने लगती है। सारी बातें सोचते हुए बोली, हो ना हो कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है। आखिर इन ठाकुरों के पास ऐसा कौन सा वीडियो था जो इस अकड़ू और बदतमीज शशांक ठाकुर को भी मजबूर कर गया। ये शशांक ठाकुर तो मेरे लिए पहेली बनते जा रहा है। जब से मिली हूँ मेरे लाइफ में उथल पुथल हो गई है। इसे देखते ही पता नहीं मुझे कुछ तो अजीब लगता है। इसकी नज़रों में कुछ तो राज है जो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। कभी लगता है बहुत ही बदतमीज है, फिर कुछ ऐसा कर जाता है लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं। आखिर है क्या ये शशांक ठाकुर? चाहे जो भी हो, बस एक बार अपनी फैमिली तक पहुंच जाऊं, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है। शशांक जैसे ही नीचे आता है, सूर्यनारायण ठाकुर उसके सामने आते हुए बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, जानता हूँ बहुत बड़ा गुनाह हो गया है मुझसे, लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी। वीर ठाकुर बोले, हाँ बेटा, उम्र के इस मोड़ पर मेरा अपना बेटा ही मुझसे धोखा कर गया। सब दिन लोगों को धोखा देते आया, इसका फल भगवान ने मुझे दे दिया। शशांक बोला, इस वक्त मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे सामने से हट जाइए। अभी सुबह तक तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कुछ पल में ही सारी हेकड़ी उतर गई। वो क्या है ना मिस्टर ठाकुर, मेरी बीवी आम लड़कियों की तरह संस्कार और महानता के खोल में दबी कोई कमज़ोर लड़की नहीं है। इसलिए आइंदा से सोच समझकर कोई कदम उठाइएगा। अभी शुक्र मनाइए उसे सच मालूम नहीं है, नहीं तो अपने बेटे और भाई की हालत तो देख ही चुके हैं। बाकी मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। कहते हुए शशांक घर से बाहर चला जाता है। वीर ठाकुर अपने कमरे में चले जाते हैं। सूर्यनारायण ठाकुर अपने कमरे में आते हैं। सुलोचना ठाकुर कुछ देर पहले ही कमरे में आई थी। सुलोचना ठाकुर को देख सूर्यनारायण ठाकुर उनके गले लगते हुए बोले, तुम ठीक कह रही थी सुलोचना, हमारा बेटा हमसे बहुत दूर हो गया है। हमने तो सोचा था उसे अपने पास ले आऊँगा, लेकिन हमने उसे खो दिया है। सुलोचना ठाकुर के भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। शायद उनके दिल में पहली बार सूर्यनारायण ठाकुर के लिए कड़वाहट भर चुकी थी। उनकी वजह से वो भी अपने बेटे से दूर हुई थी। गलती तो उन्होंने भी की थी, लेकिन वो तो बस इतना ही चाहती थी कि शशांक की शादी अच्छे घर खानदान में हो। लेकिन अब उन्हें भी समझ आ गया था, कुमुद शशांक की मोहब्बत ही नहीं उसकी ज़िंदगी है। कुमुद के लिए अपने बेटे का सॉफ्ट रूप देखा था। कुमुद के बारे में सोचते हुए उन्हें अब कुमुद की अच्छाई और सच्चाई भी दिखी थी। अब वो दिल से चाहती थी कि कुमुद और शशांक हमेशा साथ रहें। सूर्यनारायण ठाकुर बेड पर थके हारे बैठ जाते हैं। सुलोचना ठाकुर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ जाती हैं। अरुण किसी तरह नौकरों की हेल्प से शैलजा ठाकुर को होश में लाता है। शैलजा ठाकुर होश में आते ही चिल्लाने लगती हैं। अरुण उन्हें किसी तरह शांत कराते हुए कमरे में लेकर जाता है। दोनों माँ बेटे गहरी सोच में डूबे हुए थे। दोनों के अंदर अब इतना डर भर चुका था कि उन्हें अब एक एक शब्द बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ रहा था। अरुण दवा के असर से कुछ देर में गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन शैलजा ठाकुर का नींद चैन सा उड़ा हुआ था। उन्हें अब आने वाला भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा था। लक्ष्मी देवी भगवान के मंदिर में ही आज सारा समय गुजार रही थी। वो प्रार्थना कर रही थी उनके परिवार और उनके बच्चों को सद्बुद्धि मिले
और वो सच्ची प्रायश्चित करके अपने पाप को कम कर सके। कुमुद इन सब से बेफिक्र अपने रात के प्लान के बारे में सोच रही थी। रात के समय एक नौकरानी कुमुद से पूछने आती है कि खाने में क्या बनेगा। कुमुद बोली, मुझे नहीं पता, आप मिसेस ठाकुर से पूछकर बना लीजिए। नौकरानी सुलोचना ठाकुर से पूछकर रात का खाना तैयार करती है। मन तो किसी का नहीं था, लेकिन आज सब सुबह से ही सब भूखे थे, केवल ब्रेकफास्ट किया था। अरुण को दवा भी लेना था। कुमुद का खाना सोहन उसके कमरे में ही दे आया। शशांक कभी नहीं आया था, शायद विजय ठाकुर का हिसाब कर रहा था। खाने की टेबल पर आज किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सब चुपचाप अपना खाना खाकर अपने कमरे में आ जाते हैं। सुलोचना ठाकुर की चुप्पी सूर्यनारायण को खल रही थी, लेकिन मर्द होने का ईगो अभी भी बरकरार था, इसलिए वो भी चुपचाप सो जाते हैं। शशांक 10 बजे रात को घर आया। देखा तो सभी अपने कमरे में थे। जब वो अपने कमरे में आया तो देखा कुमुद सोफे पर सो रही है। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। वो दरवाज़ा लॉक कर धीमे धीमे कदमों से चलकर कुमुद के सिरहाने आकर नीचे फर्श पर बैठ गया। उसके चेहरे को देखते हुए उस वक्त को याद करने लगा जब विजय ठाकुर कुमुद से बदतमीजी करने लगा था। आज सुबह ही जाने से पहले उसने हाल में हिडन कैमरा लगा दिया था। उसे पता था उसकी ये घटिया फैमिली कुछ न कुछ घटिया ज़रूर करेगी। वो कल ही अपने स्पेशल सिक्योरिटी को कुमुद की सिक्योरिटी में तैयार कर चुका था। वो लोग हवेली के आसपास ही छुपकर कुमुद का ध्यान रखे हुए थे। सोहन ने जैसे ही फ़ोन करके बताया, शशांक अपने ऑफिस से निकल गया और उसने सारे गार्ड को अलर्ट रहने को कह दिया था। वो हॉल में लगे कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया हुआ था, जिस पर वो सारी चीज़ें देख रहा था। सारी बातें सोचते हुए वो सोफे से सर टिका कर नींद की आगोश में चला जाता है। कुमुद की नींद 1 बजे खुलती है। शशांक को अपने पास देख थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर अपने सर को झटकते हुए वो धीरे से उठकर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। इस वक्त एक टी शर्ट और जींस पहनी हुई थी। वो बाहर बालकनी, क्योंकि मेन डोर से जाना उसके लिए खतरा हो सकता था। वो पहले से ही एक रस्सी का इंतज़ाम की हुई थी, जिसे बालकनी में लटकाकर वो नीचे उतर जाती है। बाहर चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए सेफ्टी से बाउंड्री के ऊपर चढ़कर पीछे की सड़क पर कूद जाती है। इस वक्त गांव में सभी जगह सन्नाटा था, कोई गाड़ी भी नहीं थी। वो पैदल ही आगे बढ़ जाती है। आगे कुछ दूर सड़क पर आने पर वो दौड़ना स्टार्ट कर देती है। लगभग 5 किलोमीटर आगे आने पर एक बाइक सवार दिखता है। वो हाथ देकर उसे रोकती है। बाइक वाला एक लड़की को देखकर और अपनी गाड़ी रोकता है। कुमुद बोली, मुझे पास के शहर वाले हॉस्पिटल में जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं? वो बाइक वाला बोला, क्यों नहीं, लेकिन इतनी रात को आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? कुमुद बोली, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बाइक वाला बोला, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, चलिए बैठिए। कुमुद बाइक पर बैठ जाती है। लगभग 30 मिनट बाद हॉस्पिटल पहुँचती है। बाइक वाले को थैंक यू बोलकर हॉस्पिटल के अंदर आती है। इस वक्त हॉस्पिटल में भी चारों तरफ शांति छाई हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आराम कर रहे थे। बस 1-2 नर्स और वार्ड बॉय अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। कुमुद अपने पापा के वार्ड की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है हैरान हो जाती है, क्योंकि उस वार्ड में दूसरा पेशेंट था। वो डरते हुए अब चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं थे। कुमुद रिसेप्शन पर आते हुए बोली, देखिए यहाँ 4 दिन पहले एक एक्सीडेंट केस आया था, सुनील जायसवाल का। वो कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट पर बैठा हुआ लड़का बोला, मैम मैं ऐसे ही किसी को कोई डिटेल नहीं बता सकता। कुमुद बोली, वो मेरे पापा हैं, डॉक्टर आशुतोष उनका ट्रीटमेंट किए हुए थे और वो कोमा में चले गए थे। वो लड़का कंप्यूटर पर चेक करने के बाद बोला, बात तो आपकी सही है, लेकिन उन्हें अगले दिन ही यहाँ से डिस्चार्ज करा लिया गया था, बाकी कोई और जानकारी नहीं है। ये सुनते ही कुमुद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कुमुद घबराते हुए बोली, क्या आप ये बता सकते हैं कि डिस्चार्ज पेपर पर साइन किसके हुए थे? वो लड़का कुछ देर बाद बोला, है मैम, उनकी बेटी के साइन हैं, कुसुम जायसवाल। कुमुद बोली, ये कैसे हो सकता है? दी भला ऐसा क्यों करेंगी? कहीं शशांक ठाकुर ने दी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? कुमुद परेशान हो जाती है। कुमुद बोली, क्या अभी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो सकती है? रिसेप्शनिस्ट बोला, नहीं मैम, वो तो घर चले गए हैं, फिर वो कल सुबह 9 बजे तक आएंगे।
नहीं तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तभी वो आते हैं। कुमुद वहीं दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखती है जिस पर 3:15 हो रहे थे। वो हॉस्पिटल से बाहर आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर कुछ सोच कर ऑटो पकड़कर अपने घर आती है, लेकिन वहाँ भी निराशा हाथ लगती है क्योंकि दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। वो अपने घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ताला तोड़ने का ही सोच लेती है। वो वहीं सड़क पर पड़ी एक पत्थर को उठाकर लाती है। 2-3 झटके मारने पर ताला टूट जाता है। वो घर के अंदर आती है। पूरे हॉल और कमरे में धूल और जाले भरे थे, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ कोई आया ही नहीं था। कुमुद मन ही मन बोली, न हॉस्पिटल में है ना कोई यहाँ आया है, आखिर सब गए कहाँ। कुमुद अपने कमरे में आकर कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में उसका लैपटॉप हाथ में था जो टेबल पर रखा हुआ था। कुमुद उसे चार्ज में लगाकर बेड पर बैठे उस पर कुछ करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद रिजल्ट उसके सामने था, लेकिन ये देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई थी। वो कुसुम और अपनी माँ का मोबाइल नंबर डालकर उसका लोकेशन ट्रेस कर रही थी, जिसका लोकेशन इस वक्त मुंबई दिखा रहा था। कुमुद बोली, मतलब उस शशांक ठाकुर ने मेरी फैमिली को मुंबई में कैद कर रखा है। अभी वो सोच में डूबी हुई थी कि किसी के आने की आहट हुई। वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई। हाल में शशांक खड़ा था। शशांक को देखकर कुमुद गुस्से से उबल पड़ी, लेकिन अभी वो चुपचाप केवल शशांक को घूर रही थी। शशांक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो भी चुपचाप कुमुद को देख रहा था। वो सोच रहा था, जब उसकी नींद सुबह के 3 बजे खुली थी, कुमुद को ना देख वो कितना डर गया था। उसने अपनी सिक्योरिटी को फ़ोन किया, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था। कुमुद बालकनी में जिस रस्सी को बांधकर उतरी थी, नीचे उतरने के बाद उसने खोलकर हटा दिया था, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा था कि वो गई कहाँ। तब कुमुद के मंगलसूत्र में लगे लोकेशन को ट्रेस किया, लेकिन वो लोकेशन उसके कमरे में ही दिखा रहा था। जब उसने मंगलसूत्र को ढूंढा तो वो कुमुद के कपड़े वाले बैग में बाकी गहनों के साथ पड़ा हुआ था। शशांक उसे हाथ में लेते हुए बोला, मैंने कैसे सोच लिया कि जब वो इस शादी को ही नहीं मानती तो इस काले मोतियों को क्या मानेगी। अब वो सोचने लगा कि कुमुद कहाँ जा सकती है। तभी उसे ध्यान आया कि बालकनी का दरवाज़ा खुला था। उससे साफ हो गया कि ज़रूर कुमुद हवेली से निकल गई है। वो जल्दी अपने गार्ड के साथ वहाँ से शहर के लिए निकला। उसे पता था कि कुमुद अगर हॉस्पिटल गई होगी तो वहाँ किसी को ना देख ज़रूर वो अपने घर जाएगी, और ये डायरेक्ट यहीं घर आ गया। घर का दरवाज़ा खुला देख उसका शक यकीन में बदल गया, और अभी वो कुमुद के सामने था। शशांक अपनी सोच से निकलते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने मना किया था ना कि बिना मुझसे पूछे आप हवेली से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। कुमुद बेहद ही सर्द आवाज़ में बोली, मेरी फैमिली कहाँ है? शशांक बोला, वो जहाँ भी है सुरक्षित है। कुमुद के होठ हल्के से मुस्कुराए, जैसे शशांक ने कोई मजाक किया हो। वो शशांक की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने पूछा मेरी फैमिली कहाँ है? शशांक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने भी वही बताया। कुमुद बोला, तुम्हें क्या लगता है कब तक उन्हें अपने कैद में रख पाओगे? अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, बस कुछ वक्त, उसके बाद कुमुद कहर बनकर टूटेगी तुम पर। शशांक बोला, मुझे भी इंतजार है उस पल का। कुमुद बोली, अभी के अभी निकलो यहाँ से। कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ घूम जाती है। शशांक बोला, मैं आपको लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। कुमुद बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। शशांक बोला, शायद आप भूल रही हैं, आपकी फैमिली मेरे पास है। कुमुद मुस्कुराते हुए पीछे पलटती है। शशांक उसकी मुस्कुराहट देख कंफ्यूज हो जाता है। कुमुद बोली, एक काम करो शशांक ठाकुर, जहाँ उन्हें रखा है वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो। क्या पता कब पैरों तले ज़मीन खिसक जाए और तुम्हें खड़ा होने के लिए जगह भी ना मिले। शशांक बोला, क्या मतलब है आपका? कुमुद बोली, कुछ वक्त के लिए भले ही मैं कमज़ोर थी, लेकिन हमेशा मैं कमज़ोर रहूँगी, ये तुमने कैसे सोच लिया? लगता है मेरे बारे में सही से जानकारी नहीं जुटाई। वैसे मेरी फैमिली को कहाँ रखा है? मुंबई, है ना? शशांक ये सुनते ही हैरान हो गया। कुमुद बोली, माना खुद को दुनिया का शहंशाह समझते हो, लेकिन कुमुद अपनी दुनिया की क्वीन है। ऐसी क्वीन जिसे किसी किंग की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच।
शशांक समझ चुका था कि अब कुमुद किसी तरह उसके आगे नहीं झुकने वाली। वैसे वो कभी चाहता भी नहीं था, लेकिन अपने परिवार की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा था। कुमुद अपने कमरे में आकर लैपटॉप और अलमारी से पैसे निकालकर बाहर आ गई। शशांक कभी भी वहीं खड़ा था। कुमुद उसे इग्नोर करते हुए घर से बाहर निकल गई। शशांक जल्दी से होश में आते हुए कुमुद के पीछे भागा। वो बाहर निकलकर एक गार्ड को घर लॉक करने को कहकर दौड़ते हुए कुमुद के पास आया। कुमुद सड़क पर ऑटो का वेट कर रही थी। शशांक बोला, कुमुद एक बार मेरी बात सुनो, आपको अपनी फैमिली के पास चलना है ना? मैं लेकर चलूँगा, लेकिन इस तरह अकेले आप मत जाइए। कुमुद बोली, मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई फालतू का वक्त नहीं है, ना ही मुझे बिना मतलब की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। इसलिए अब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपना रास्ता खुद बना लूँगी। कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। शशांक बोला, आप हर बार मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर देती हैं। कहते हुए वो अचानक से आगे बढ़कर कुमुद के गर्दन की कोई नस दबा देता है। एक ही झटके में कुमुद उसकी बाहों में बेहोश थी। शशांक उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो अनुज को कॉल कर मुंबई के लिए फ़्लाइट का टिकट बुक करने को कहता है। अनुज बोला, तू इतना हड़बड़ाया हुआ क्यों है? शशांक बोला, कुमुद को पता चल गया है कि उनकी फैमिली मुंबई में है और वो जाने की जिद कर रही हैं। बाकी आकर बताता हूँ। अनुज बोला, ओके, मैं अभी टिकट बुक कर तेरे मोबाइल पर भेज देता हूँ। कॉल रखने के बाद शशांक गाड़ी पटना जाने के लिए घुमा देता है। पीछे बाकी गार्ड की गाड़ी भी आ रही थी। लगभग 3 घंटे में वो लोग पटना पहुँच जाते हैं। इस वक्त सुबह के 8 बज गए थे। अभी फ्लाइट में टाइम था, 11 बजे की फ्लाइट थी। कुमुद अभी भी बेहोश थी। शशांक एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में तब तक के लिए एक रूम ले लेता है। वो कुमुद को बाहों में उठाए आराम से बेड पर सुलाता है। दोनों के चेहरे इस वक्त बहुत पास थे। शशांक कुमुद के चेहरे में खो रहा था। पहली बार आज कुमुद के इतने नज़दीक था। ये अलग बात थी कि कुमुद होश में नहीं थी। तभी शशांक के मोबाइल की घंटी बज जाती है। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कुसुम का सर तकिए पर रख देता है। मोबाइल देखता है तो अनुज का कॉल था। वो कॉल रिसीव करते हुए बालकनी में आ जाता है। अनुज बोला, कहाँ है? अभी एयरपोर्ट पर पहुंचा या नहीं? शशांक बोला, पहुंच गया हूँ, अभी 10 मिनट पहले। यहीं पास एक होटल में रुका हुआ हूँ। कुमुद बेहोश है, इसलिए उसे लेकर एयरपोर्ट पर नहीं रख सकता। अनुज बोला, ये तू क्या कह रहा है? भाभी बेहोश कैसे हो गई? शशांक सारी बात बताता है। अनुज बोला, यार ये तो बहुत सीरियस बात हो गई, लेकिन भाभी इतनी देर तक बेहोश हैं? शशांक बोला, नहीं, वो मैंने आधे रास्ते पर एक मेडिकल स्टोर देखा तो वहाँ से एक नींद का इंजेक्शन दे दिया है। तू जानता है ना, ये होश में रहेगी तो बिल्कुल मेरी बात नहीं मानेगी, उल्टे मेरी सारी हड्डियाँ तोड़ देगी। ये नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है, जैसा मूवी में दिखाते हैं ना, मेरा पति मेरा देवता है। मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, चाहे जैसी भी हो ये शादी निभाऊंगी, बल्ला बल्ला। अनुज हंसते हुए बोला, ये तो तू ठीक कह रहा है, लग रहा है 2 ही दिन में भाभी के साथ रहकर पूरी जिंदगी का अनुभव कर लिया है। शशांक मुंह बनाते हुए बोला, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अनुज बोला, नहीं नहीं मेरे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ तू कभी भाभी को मना पाएगा या जिंदगी भर कुंवारा ही मर जाएगा। शशांक चिढ़ते हुए बोला, तू भूल रहा है मैं शादीशुदा हूँ और ये भी तेरी भाभी के साथ ही शादी की है। अनुज बोला, अच्छा ये बता, मैं चाचा तो बन जाऊँगा ना? शशांक थोड़ा गुस्से से बोला, तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है। अनुज बोला, अच्छा चल मजाक छोड़, ये बता भाभी बेहोश रहेंगी तो तू एयरपोर्ट लेकर कैसे जाएगा? शशांक बोला, नहीं, मैंने बहुत कम मात्रा में नींद का इंजेक्शन दिया है, कुछ देर में होश आ जाना चाहिए, इसलिए तू कुसुम को सारी बात बता दे। मैं इनके होश में आने के बाद समझाने की कोशिश करूँगा। अगर शांति से आने के लिए तैयार होती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कॉल करूँगा। कुसुम से बात करा देना इनकी। अनुज बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो भाभी को सब सच पता चल जाएगा। शशांक गहरी सांस लेते हुए बोला, अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर ज़बरदस्ती हवेली लेकर जाता हूँ तो ये फिर से कैसे भी करके वहाँ से छूटने की कोशिश करेंगी। इसलिए अब भलाई इसी में है कि आज पता ही चल जाए, बाकी मुंबई आकर देखते हैं क्या होता है। अनुज बोला, ओके। शशांक कॉल रखने के बाद कमरे में आता है।
कुमुद अभी भी सोई हुई थी। शशांक हल्के से झुककर उसके माथे को चूम लेता है, फिर वहीं सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल चलाने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद कुमुद को होश आता है। खुद को अनजाने जगह देखकर जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। शशांक उसके पास आते हुए बोला, घबराइए नहीं, हम पटना में हैं, अभी फ्लाइट में टाइम है, इसलिए कुछ देर यहाँ रुके हैं। कुमुद शशांक को देखते ही फिर से सारी बातें याद करती है और वो गुस्से से बेड पर उठते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करके यहाँ लाने की? शशांक बोला, कुमुद मेरी बात शांति से सुनिए, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं लेकर चल रहा हूँ ना आपकी फैमिली के पास। कुमुद गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं अपना खुद सब संभाल लूंगी, आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है, फिर बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? शशांक बोला, क्योंकि पत्नी हैं आप मेरी और मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है। आपको इस तरह अकेले मैं कहीं जाने नहीं दे सकता। कुमुद बस कुछ देर में फ्लाइट का वक्त है, प्लीज़ आपको अपने पापा को देखना है ना? कुमुद अपने पापा का नाम सुनकर थोड़ी शांत होती है। शशांक बोला, आई एम सॉरी कुमुद, मुझे आपको बेहोश करना पड़ा, लेकिन आप भी समझिए ना, मैं कैसे इस तरह आपको अकेले जाने दूं? मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी कभी मजबूर हो जाता हूँ। कुमुद थोड़ा शांत होते हुए बोली, कितने बजे की फ़्लाइट है? शशांक बोला, 11 बजे। कुमुद घड़ी देखते हुए बोली, अभी तो 9 बज रहे हैं। शशांक बोला, तब तक आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए। कुमुद हाँ में सिर हिलाती हुई वॉशरूम में चली जाती है। उसे किसी भी तरह अपने पापा से मिलना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से शशांक इतना बदल कैसे गया। लेकिन कुछ भी हो, एक बार वो अपनी फैमिली से मिल ले, फिर बाकी बातें सोचेगी। वो अपने कपड़े निकालती हुई जैसे ही शावर ऑन की, उसे याद आया कि उसके कपड़े तो यहाँ हैं ही नहीं, इसलिए वो वहीं पर रखी तौलिए को लपेटते हुए अपना सारा कपड़ा उतार दी, फिर नहाकर वही कपड़े पहन लिए। जब तक वो बाहर आई, शशांक नाश्ता मंगवा चुका था। कुमुद खाते हुए अभी भी सारी बातें सोच रही थी। शशांक भी इस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझ रहा था। इसी चुप्पी के बीच फ्लाइट का टाइम होने पर दोनों वहां से निकले। फ्लाइट में भी दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। कुमुद मन ही मन बोली, आखिर ठाकुर परिवार के पास ऐसा कौन सा वीडियो था जिसके कारण शशांक को मुझसे शादी करनी पड़ी? लेकिन अरुण तो कह रहा था कि डील उससे शादी कराने की हुई है। फिर समझ नहीं आ रहा कुछ, अगर मेरी फैमिली इसकी कैद में है तो आज इतनी आसानी से मुझे मिलाने के लिए क्यों ले जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल रहा। एक बार पापा के पास पहुंच जाऊं। लगभग 3 घंटे बाद वे लोग मुंबई में थे। अनुज ने गाड़ी भेजी हुई थी। शशांक कुमुद के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कुमुद को तो पता भी नहीं था कि उसके पापा कहाँ हैं। जब उस बड़े से हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकी तो एक पल के लिए कुमुद हैरान हो गई, लेकिन फिर अपना सर झटकते हुए वो आगे बढ़ गई। शशांक उसे लेकर लिफ्ट में आया। लिफ्ट 4th फ्लोर पर जाकर रुकी। लिफ्ट से बाहर आते ही वहां खड़े सिक्योरिटी को देखकर कुमुद की हैरानी बढ़ती जा रही थी। शशांक उसे लेकर एक कमरे में आया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कुमुद की नज़र अपने पापा पर पड़ी, जो मशीनों से घिरे हुए बेड पर लेटे थे। वो दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। उन्हें ऐसे देख कुमुद की आंखें नम हो गई। वो अपने आंसू साफ करने लगी। तभी कुमुद के कानों में सुभद्रा जी की आवाज़ आई, कुमुद। आवाज़ सुन वो अपने मम्मी और बहन को देखने के लिए नज़र दौड़ाई। उसकी मम्मी और बहन वहीं कमरे में सोफे पर बैठे थे। वो जल्दी से दोनों के पास आते हुए बोली, आप दोनों ठीक तो हैं ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? सुभद्रा जी कुमुद को गले लगाते हुए, सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी ही तुम्हारे पापा को होश आ जाएगा। कुसुम बोली, इतना परेशान नहीं होते बच्चे, सब ठीक है। कुमुद के दिमाग में कुछ खटकने लगा। वो अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई। वो एक वीआईपी रूम था। उसने ध्यान से कुसुम और सुभद्रा जी को देखा, जिनके चेहरे पर कोई डर या परेशानी की रेखाएं नहीं थी। कुमुद कुसुम और सुभद्रा जी को गहरी नज़रों से देखते हुए, आप दोनों यहाँ कब से हैं? सुभद्रा जी बोली, बेटा हम तो अगले दिन ही यहाँ शिफ्ट हो गए। अनुज और शशांक बेटा ने कहा कि यहाँ सारी फैसिलिटी उपलब्ध है, तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कुमुद कुसुम को देखते हुए, मतलब डिस्चार्ज पेपर पर आपने अपनी मर्जी से साइन किए थे? कुसुम बोली, हाँ बच्चा, तू जानती है ना पापा का सही इलाज कितना ज़रूरी था।
अब देखना पापा को आज या कल में होश आ जाएगा। कुमुद बोली, क्या आप दोनों को मालूम है मैं कहाँ थी? ये सुनते ही सुभद्रा जी और कुसुम हड़बड़ा जाती हैं। वो दोनों शशांक की तरफ देखने लगते हैं। उसके पीछे ही अनुज भी खड़ा था। शशांक पलके झपका देता है। कुसुम बोली, हमारी बात शांति से सुन बच्चा, जो भी हुआ उसमें तेरी भलाई ही थी। तू सही थी। पापा का एक्सीडेंट शशांक जी के डैड ने ही कराया था। वे तुझे भी मारना चाहते थे। उन्होंने शशांक जी को ब्लैकमेल किया, इसलिए मजबूरी में उन्हें तुमसे शादी करनी पड़ी। कुमुद के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, लोग सही कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सुभद्रा जी कुमुद का हाथ पकड़ते हुए बोली, कुमुद बेटा, एक बार शांति से सारी बात समझने की कोशिश करो। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। कुमुद एकाएक गुस्से से अपना हाथ जोर से झटकते हुए बोली, डोंट टच। कुसुम और सुभद्रा जी कुमुद को इतने गुस्से में देख हैरानी से आंखें फाड़े। कुमुद कुमुद उन सबको अनसुना करते हुए फिर से अपने पापा की तरफ बढ़ी। एक पल अपने पापा को चेहरे को देखने के बाद उनका हाथ पकड़कर अपने सर माथे से लगाते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, लेकिन आज आपकी कुमुद सच में हार गई। इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कहते हुए उनके हाथों को चूम आराम से बेड पर रख देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुमुद कमरे से बाहर निकल जाती है। सुभद्रा जी बोली, कुसुम, वो गुस्से में कुछ भी सोच लेती है, कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा दे। ये सुनते ही शशांक तेजी से कमरे से बाहर निकलता है। तब तक कुमुद लिफ्ट में चली गई थी। लिफ्ट बंद हो चुकी थी। बाहर खड़े गार्ड ने शशांक को बताया। शशांक तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके पीछे ही कुसुम और अनुज भी थे। सुभद्रा जी सुनील जी के पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, जी आप जानते हैं ना, जो भी किया केवल उसके लिए किया, और वही आज गलत समझ रही है। प्लीज़ आप जल्दी से होश में आइए। वो केवल आपकी ही सुनती है। कुमुद को इस वक्त जोर जोर से चिल्लाकर रोने का मन कर रहा था। आज पहली बार वो खुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रही थी। इतना कमज़ोर तो वो अपने पापा के एक्सीडेंट के समय भी नहीं हुई थी। तब वो भी इतनी मजबूती से खड़ी थी जब शशांक उसे शादी के लिए मजबूर किया था। लेकिन आज जैसे सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी, उसका खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद आज आंसू अपनी बात तोड़कर बहे जा रहे थे। हॉस्पिटल से बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़ रही थी, लेकिन मुंबई जैसे शहर में किसी के लिए किसी के पास वक्त कहाँ है। कुमुद अपने आंखें बंद कर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मैं ये क्यों नहीं सोच पाई कि दी के होते हुए मैं इतनी आसानी से शशांक के कब्जे में कैसे आ गई। मैं ये क्यों नहीं सोच पाई कि कुसुम मुझे बचाने के लिए अब तक मेरे पास क्यों नहीं पहुंची। क्यों तभी पीछे से शशांक, अनुज और कुसुम पहुंच जाते हैं। शशांक कुमुद की तरफ बढ़ता है। उससे पहले कुमुद अपनी आंखें खोलते हुए एक टैक्सी को आवाज़ देती है। टैक्सी रुकते ही कुमुद बैठकर भैया रेलवे स्टेशन की तरफ। उसकी आवाज़ रुक गई थी। ड्राइवर बोला, क्या हुआ सिस्टर, कोई परेशानी है? कुमुद खुद को संभालते हुए बोली, नहीं भैया, कहते हुए वो बाहर सड़कों पर देखने लगती है। शशांक कुमुद को इस तरह जाता देख जल्दी से अपनी गाड़ी निकालने को कहता है। कुसुम रोते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था कुमुद इस सच को नहीं स्वीकार कर पाएगी। अनुज उसे संभालते हुए बोला, कुसुम आप चिंता मत कीजिए, आप मम्मी पापा के पास जाइए, हम भाभी को लेकर आते हैं। कुसुम बोली, नहीं अनुज जी, आप उसे नहीं जानते, अब तो वो सिर्फ पापा की सुनेगी और इस वक्त पापा होश में नहीं हैं। ड्राइवर गाड़ी निकाल कर लाता है। शशांक बैठते हुए बोला, उस टैक्सी का पीछा करो। ड्राइवर टैक्सी का पीछा करने लगता है। शशांक उसको ओवरटेक करने की कोशिश करो। ड्राइवर बोला, सर मुंबई की सड़कों की ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं। जब तक कोई ऐसी जगह नहीं आती जहां पर ट्रैफिक कम हो, हम ओवरटेक नहीं कर सकते। दोनों गाड़ियां थोड़ी दूर के आगे पीछे चल रही थी, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण शशांक की गाड़ी टैक्सी को ओवरटेक नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही करते हुए टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। कुमुद अपने पॉकेट से पैसे निकालकर टैक्सी ड्राइवर को देते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर चली गई। शशांक भी जल्दी से उसके पीछे दौड़ा। कुमुद आगे बढ़ पाती उससे पहले ही शशांक उसके आगे आते हुए बोला,
कुमुद, ये क्या पागलपन है? एक बार आप पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरे लिए ना सही अपने मम्मी पापा के लिए, अपनी बहन के लिए। कुमुद अपनी लाल लाल आंखों से शशांक को देखते हुए बोली, थैंक यू मुझे मेरी फैमिली का असली चेहरा दिखाने के लिए। आज मैं आपको हर उस चीज़ के लिए माफ़ करती हूँ जो आपने किया। अब आपसे कोई नाराज़गी, कोई नफ़रत नहीं। अब आप आराम से यहाँ से जाइए और प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए। शशांक बोला, कुमुद आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ हॉस्पिटल चलिए, आपकी मम्मी और बहन दोनों परेशान हैं। कुमुद बोली, कौन कितना परेशान है ये तो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। खैर प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़िए। शशांक बोला, कुमुद मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच रही हैं, लेकिन एक बार हमारे नज़रिए से भी तो सोच कर देखिए, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। कुमुद बोली, देखिए मिस्टर ठाकुर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए। कहते हुए उसका गला फिर भरने लगता है। आंखों में रुके आंसू फिर से बाहर आने के लिए तैयार होने लगे थे। शशांक आज पहली बार कुमुद को इतना कमज़ोर देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। कुमुद उसके साइड से होते हुए टिकट ऑफिस की तरफ चली जाती है। वहाँ पर पूछने से पता चलता है कि बिहार के लिए जो ट्रेन है वो लगभग 2 घंटे बाद आने वाली है। कुमुद थर्ड एसी का एक तत्काल टिकट लेकर वहीं एक कुर्सी पर बैठ जाती है। आज उसे इन 2-3 दिनों की सारी उलझी हुई कड़ियाँ सुलझी हुई लग रही थी। सारी चीज़ें साफ हो चुकी थी। सारी बातें सोचते हुए कुमुद खुद की बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंस पड़ती है। वह रेलवे स्टेशन पर बैठ इसी सोच में डूबी हुई थी। शशांक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। कॉल अनुज का था। अनुज बोला, क्या हुआ भाभी मिली, वो ठीक तो है ना? शशांक बोला, वो रेलवे स्टेशन पर है, पता नहीं आज वो बहुत परेशान है। तू वहाँ का सब संभाल, मैं इनके साथ हूँ। अनुज बोला, देख भाभी अभी गुस्से में होंगी, तू उनसे थोड़ा दूर ही रहना। शशांक बोला, गुस्सा तो है लेकिन आज उसके गुस्से में एक दर्द भी है। पता नहीं मुझे अजीब अजीब बातें कह रही है। तू फ़ोन रख, मैं देखता हूँ। अनुज बोला, यहाँ आंटी और कुसुम भी बहुत परेशान हैं। शशांक बोला, तू उन लोगों को बता दे मैं हूँ कुमुद के साथ, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनुज बोला, ठीक है अपना ध्यान रखना। फ़ोन रखने के बाद शशांक कुमुद की तरफ बढ़ जाता है। कुमुद अपनी सोच में गुम थी। शशांक उसके पास बैठते हुए, कुमुद एक बार पूरी बात जान लीजिए फिर कोई डिसीजन लीजिए। कुमुद कुछ नहीं कहती है। वो एक टक नीचे ज़मीन को घूर रही थी। शशांक बोला, कुमुद आपके पापा का एक्सीडेंट मेरे डैड ने करवाया, लेकिन इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। वैसे उन्होंने 3-4 दिन पहले मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए 2 गार्ड लगा चुका था। लेकिन जब 2-4 दिन कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी लगा कि ये केवल धमकी है। आप मुझसे नाराज़ थे इसलिए आपके सामने भी नहीं आ सकता था, और तभी आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके पीछे मेरे गार्ड थे, जिस वजह से हम जल्दी ही उन्हें हॉस्पिटल ले आए। अनुज के द्वारा आप लोगों को खबर करवाई, लेकिन जिस वक्त आप पर गोली चली उससे कुछ देर पहले ही मेरे डैड का फ़ोन था और वो मुझे बता रहे थे कि ये सब उन्होंने किया है और आप पर भी निशाना साधा हुआ था। उस वक्त मैंने आपको बचा लिया। उसके बाद आप कमरे में चली गई। मैंने गुस्से में अपने डैड को फ़ोन किया और पूछा कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उसके आगे शशांक से बोला नहीं जा रहा था। कुछ देर की खामोशी तोड़ते हुए कुमुद बोली, उन्होंने कहा कि मेरा कोई वीडियो है उनके पास, इसलिए वो मेरी शादी अरुण से करा दे, नहीं तो वो उस वीडियो का कुछ गलत यूज कर सकते हैं, यही ना? शशांक हैरानी से कुमुद को देखने लगा। कुमुद अपनी नज़रें ज़मीन पर गड़ाए हुए बोली, इतना हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माना कि इन 2 दिनों में मैं बेवकूफ़ों की तरह कोई बात समझ नहीं पाई, क्योंकि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पीठ पर वार करने वाली मेरी फैमिली है। लेकिन आज जब सारा सच सामने आ गया है तो मेरे सामने सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल गए। जवाब तो शायद पहले भी थे, बस उस एंगल से कभी सोचा नहीं था, या शायद सोचना ही नहीं चाहती थी। शशांक बोला, कुमुद क्या आपको पता है वो किस चीज़ का वीडियो था? कुमुद गहरी सांस लेते हुए बोली, ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से मेरी फैमिली मेरे ही खिलाफ हो गई। गैरों से क्या शिकायत?
शशांक बोला, कुमुद आप गलत सोच रही हैं। मैं या आपकी फैमिली कभी भी आपका बुरा नहीं सोचा है और ना ही सोच सकते हैं। कुमुद कुछ नहीं बोलती है। शशांक बोला, आपके पापा के एक्सीडेंट से एक दिन पहले शायद आपके घर में पानी की पाइप में कोई खराबी आ गई थी। मेरे डैड के आदमी ऐसे ही किसी मौके की ताक में नज़र रखे हुए थे। इसके आगे शशांक ने जो कुछ भी बताया सुनकर कुमुद के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। क्या सब कुछ जानने के बाद कुमुद शशांक को माफ़ कर उसको अपना पाएगी? क्या कुमुद अपने परिवार को माफ़ कर पाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।